हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शशि गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है नंबर एंड सिस्टम का। आज फिर से हम स्टेटस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के मेथड, फार्मूले एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के मेथड एंड फार्मूले देखे थे, जैसे कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, अभाज्यता की जांच, विभक्ति के नियम। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी पिछले वीडियो में। आज फिर से हम कुछ अन्य टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि पहला टॉपिक है आज का हमारा इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो इकाई का अंक किस तरह से निकालते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इकाई का अंक कई तरह से पूछा जाता है। गुणा के रूप में संख्याएं दे दी जाती है, उसमें पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या आएगा, या फिर योग के रूप में, ठीक है, और घात के रूप में भी दे दिया जाता है। तो इन सभी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है गुणा के रूप में जब संख्याएं दी हुई होती हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2797 इंटू 24893, ऐसे कोई दो संख्या दी हुई है और पूछे कि इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? तो इसमें क्या करेंगे, इकाई के जो दोनों अंक होंगे दोनों संख्याओं में, उनको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो जैसे कि 7 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 21, और जो भी मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा उसका इकाई का अंक ले लेंगे और यही हो जाएगा इकाई का अंक। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद इकाई में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है, कई संख्या मल्टीप्लाई में दे देंगे और पूछेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमें इकाई के दोनों अंक मल्टीप्लाई कराएंगे, देन जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक ले लेंगे और वही इकाई का अंक हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 297 इंटू 345 इंटू 287 इंटू 243। जैसे कि ये चार संख्या दे दी गई हैं। अब ये चार संख्याएं ऐसे दे दी गई हैं कि मल्टीप्लाई में है, देन पूछा जाएगा वहां कि इन चारों संख्याओं को गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो पहले पहली और दूसरी संख्या का इकाई का अंक ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 35। देन इसका इकाई का अंक ले लेंगे और अगली संख्या का इकाई का अंक लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, फिर से वही चीज, फिर से इसका इकाई का अंक ले लेंगे और नेक्स्ट संख्या के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 5 और 3 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब चारों संख्या हो गई। तो अब जो इकाई का अंक आया वो इस पूरी संख्या, इन चारों संख्याओं को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक यही होगा, यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई में संख्या दी हुई होंगी और इकाई का अंक पूछेंगे कि क्या होगा तो ऐसे निकालेंगे, इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, फिर से इकाई का अंक लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसका इकाई का अंक और देन अगली संख्या के इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करेंगे और जो इकाई का अंक आएगा वही उस संख्या का लास्ट का इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे जब मल्टीप्लाई में दिया हुआ होगा। इसी तरह अगर योग में दे दिया जाए, योग में दे दिया जाए या अंतर में दे दिया जाए, ऐसे करेंगे। जैसे कि दो संख्या ले ली हमने 729 249 प्लस 397, यह दिया हुआ है। अब पूछे कि इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड कर, इस बार ऐड है सभी का तो ऐड कर देंगे। 9 और 9 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। देन 18 का 8 ले लेंगे इकाई का और अगली संख्या का इकाई का अंक 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। इकाई में क्या है 5, तो यही आंसर हो जाएगा कि यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5। ठीक है, देन अगर अंतर में पूछ लिया जाए तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 739 प्लस 247 माइनस, अगला माइनस कर दे दी कि 293। देन अब पूछे कि इकाई का अंक क्या आएगा इन तीनों संख्याओं को हल करने के बाद। ठीक है, ये संख्या दी हुई है, इनको हल करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा। तो पहले ऐड है ये दोनों का, तो इन दोनों के इकाई के अंक को ऐड कर लेंगे तो कितना आया 16 का आप 6 ले लेंगे और अगली संख्या का इकाई का अंक 3। लेकिन अब साइन क्या है, अब माइनस का है, तो अब दोनों को लेस करेंगे तो यहाँ 6 और ये 3 दोनों को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि अब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3, यानी कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा, अंत में आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे, योग का दिया हो, अंतर भी दिया हो साथ में, या फिर मल्टीप्लाई में दिया हो, तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे घात के रूप में, क्योंकि ज्यादातर घात के रूप में ही पूछते हैं कि घात के रूप में संख्या दे दी जाती हैं और फिर पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने यहाँ पे 0 1 5 6 ये चार संख्याएं ली हैं, क्योंकि इनमें से, इन चारों में से अगर किसी संख्या का इकाई का अंक कोई है तो उसमें घात चाहे जितनी लगी हो इकाई का अंक वही आ जाएगा। यानी कि अगर 0 है किसी संख्या के अंत में, जैसे कि 2920, अब घात चाहे जितनी लगी हो 2 4 6 7 8 कुछ भी लगाओ, कितनी भी बड़ी लगी हो, अंत में क्या आएगा, अंत में 0 ही आएगा इकाई का अंक।
ठीक है, तो इसका फिक्स होता है। इसी तरह 1 का, जैसे कि 3921, कुछ भी कोई सी संख्या हो, अंत में अगर इकाई का अंक 1 है तो फिर घात में चाहे जो भी लिखा हो, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अंत में क्या आएगा, इतने बार मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा, अंत में इकाई का अंक क्या होगा, 1। तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 5 में भी अगर अंत में 5 है, फिर घात चाहे जितनी लगी हो 5 ही आएगा। और 6 में भी सेम इसी तरह होता है, घात चाहे जितनी लगी हो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, देन घात चाहे जितनी भी लगी हो, वो मल्टीप्लाई कराने के बाद अंत में इकाई का अंक हल करने के बाद इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। यानी कि इन संख्याओं में क्या, इन अंकों में क्या होगा, जब भी किसी संख्या का इकाई का अंक, ये अंक होंगे, इनमें से कोई एक होगा, तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा, सेम वही आ जाएगा। ठीक है, घात चाहे जितनी हो, तो इनका ऐसे, तो इनका तो वही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए। अब नेक्स्ट जो बाकी के बचे अंक हैं, ठीक है, तो बाकी के बचे अंक कौन से हैं, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये अंक बचे हैं। अगर इनमें से कोई है इकाई का अंक तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ, जैसे कि 2, 4, 9, 8, 7, 3, ये एग्जाम्पल है और इसकी कोई घात दी हुई है 2, 9, 7, 6, 2, 7, ऐसे दिया हुआ है, 2, 7 ले लो, ऐसे दिया हुआ है, ये घात दी हुई है। देन कहें कि इस संख्या को हल करने के बाद इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो यहाँ हमने 2 भागों में बांटा, बाकी ऊपर जो 4 अंक लिए थे और बाकी की ये 2, इसी में याद करिए, क्योंकि अन्य ज्यादा रूल भी बनते हैं अलग से, उनको याद करने का कोई फायदा नहीं है। तो एक रूल वो हो गया जो ऊपर की 4 संख्याओं का था, बाकी एक रूल हम देखेंगे जो ये बाकी की जो 6 अंक है इनमें लागू हो जाएगा, यानी कि 2 रूल में सारी संख्याएं कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या रूल लगता है, इसमें रूल लगता है कि हम इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, जो घात होगी। ठीक है, जो घात होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी फिर रिमाइंडर आएगा, यानी कि शेषफल जो भी आएगा उसको हम नई घात ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ शेषफल क्या आ सकता है, 1, 2, 3 ये आ सकते हैं। और एक कंडीशन बनेगी, जबकि पूरा पूरा कट जाए, तो अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो नई घात क्या लेंगे, फिर नई घात 4 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन बनेंगी, 4 से इस जो घात दी हुई होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो या तो शेषफल 1, 2, 3 में से कोई एक आएगा, या फिर वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 4 से। ठीक है, तो जब 4 से पूरी पूरी कट जाए, यानी कि शेषफल 0 आए, तब क्या लेंगे इकाई का, तब नई घात क्या लेंगे, 4। और अगर शेष इनमें से कोई आ जाता है तो इनमें से ये नई घात हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, पहले हम जो घात होगी उसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद शेषफल निकालेंगे, और शेषफल जो भी आएगा वही नई घात हो जाएगी, शेषफल नई घात हो जाएगी। और शेषफल में क्या है कि या तो ये तीनों आएंगे या फिर कुछ नहीं आएगा, यानी कि 0 आएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, तब 4 लेंगे नई घात। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, और 4 से डिविजिबिलिटी हमने चेक की थी लास्ट वीडियो में। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, जब भी 4 से भाग देना हो तो हम सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में देंगे। ठीक है, तो यहीं पे पता चल जाएगा कि अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या पूरी पूरी कटेगी, और जो शेष बचेगा वो चाहे हम शुरू से भाग देना स्टार्ट करेंगे तब भी वही शेष बचेगा, और लास्ट के 2 अंकों को भाग देंगे तब भी वही शेष बचेगा। ठीक है, तो जब भी डिविजिबिलिटी यहाँ पे इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी घात होगा अंत के सिर्फ 2 अंकों में भाग देंगे 4 से, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अंत में 2 अंकों से बड़ी संख्या को चेक करते हैं। तो 4 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, है 24 तक कटता है पूरा पूरा, यानी कि 3 आ जाएगा शेषफल, यानी कि 3 आएगा शेषफल। अगर हम डिवाइड करेंगे, इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, और फिर इकाई का अंक ले लेंगे, जो भी संख्या दी हुई होगी उसका इकाई का अंक लेंगे, और नई घात क्या होगा, जो शेषफल आएगा, तो जो शेषफल आएगा वो नई घात हो जाएगी। देन इस नई घात में निकाल लेंगे, तो 3 की पावर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 में इकाई का अंक क्या है, 7, तो यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेके हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि 2, 5, 6, 7, 9, 8। ठीक है, ये ले लिया हमने, यहाँ 8 है इकाई में। देन कोई घात ले लेते हैं, इसमें कोई मान लो कि घात दी हुई है, जैसे कि 3, 5, 6, 2, 4। ठीक है, ये घात दी हुई है, और पूछ ले कि अंत में क्या होगा, तो इनमें से कोई भी हो, जैसे कि ऊपर वाले में 3 था तो कोई भी अंक दिया हुआ हो सकता है, रूल सेम लगेगा। इसमें जैसे कि 8 दिया हुआ है, तो रूल क्या है कि हम 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे, क्योंकि पहला प्रोसीजर क्या है, पहले 4 से भाग देंगे फिर शेषफल निकालेंगे। शेषफल इन तीनों में से कोई आएगा तो वही नई घात हो जाएगी, अगर शेषफल कुछ नहीं आया यानी कि पूरा पूरा कट गया तो नई घात 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको और 4 से डिविजिबल करने के लिए क्या देखेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे 4 से, तो यहाँ देखें तो पूरा पूरा कट जाएगा,
क्योंकि 24 4 से डिवाइड है, 4 से डिविजिबल है, ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि शेषफल क्या आएगा 0। तो जब शेषफल 0 आए यानी कि पूरा पूरा कट जाए तो नई घात क्या लेते हैं 4। तो यहाँ पर नई घात क्या ले लेंगे 4, तो इकाई का अंक ले लेंगे और उसकी नई घात क्या ले लेंगे 4। ठीक है, तो जब भी भाग देंगे जो भी शेषफल आएगा तो वो तो इकाई का अंक पहले हम ले लेंगे और जो शेषफल आएगा उसको नई घात ले लेंगे, या फिर शेषफल 0 आ रहा है तो नई घात 4 ले लेंगे, तो इकाई का अंक ले लेंगे उस संख्या का, उसके बाद नई घात ले लेंगे जो आएगी, उसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 3 इकाई का अंक निकाल लेंगे, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 64, फिर इकाई का अंक ले लेंगे ये 4 और 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 32, फिर इसमें 2 आ जाए, ये 2 इकाई का अंक लेके 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, और इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है, देन यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हल करने के बाद इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस हैं, पहला 4 से भाग देंगे जो भी घात होगी उसमें और शेषफल निकालेंगे, अगर शेषफल इन तीनों में आएगा तो यही नई घात होंगे, और अगर शेषफल कुछ नहीं आया यानी कि शेषफल 0 आया पूरा पूरा कट गया तो नई घात 4 होगा। ठीक है, इस तरह से हम इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर, यानी गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। तो इसमें दरअसल पूछा क्वेश्चन किस तरह से जाएगा, तो उसी तरह से हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, ऐसे मान लो दिया हुआ है, ऐसे ही वहां देंगे घात में कुछ देंगे, जैसे कि 2 3 अगला 5 की पावर भी कुछ दे दिया, तो इस तरह से देंगे। अगर ये मान लो दिया है तो वहां पूछेंगे कि फैक्टर गुणनखंड क्या होंगे, कितने गुणनखंड बनेंगे, या फिर इस संख्या से जिस संख्या के ये हैं गुणनखंड लिखे हुए हैं इनके अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, तो इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो गुणनखंड की संख्या किस तरह से निकालेंगे, तो जब भी गुणनखंड की संख्या क्या करेंगे, जो भी घात हो इनमें एक ऐड करेंगे, तो 1 में एक ऐड करें तो 2 आएगा, और 3 में एक ऐड करें तो 4 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि जो गुणनखंड कितने बनेंगे 8, यानी कि ये जो संख्या बन रही होगी इनसे जिस संख्या के ये गुणनखंड लिखेंगे हैं उसके कुल गुणनखंड कितने होंगे 8। तो ये संख्या किसकी है, ये संख्या ये 2 है और ये है 27, यानी कि 54 है, 54 को ये लिखा गया है। ठीक है, तो 54 के टोटल जो गुणनखंड फैक्टर्स कितने बनेंगे 8। ठीक है, तो यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो संख्या दे दिया 54 दे दिया, पूछे कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो नॉर्मली हम कैसे बताएंगे, हम सोचेंगे कि 1 से कटता है, फिर अगला 2 से कटता है, फिर 3 से भी डिविजिबल है, फिर नेक्स्ट सोचेंगे कि ऐसे ही हमें मतलब सोच सोच के लिखना पड़ेगा कि किस संख्या से डिविजिबल है, यानी कि फैक्टर हम सोच सोच के निकालेंगे। लेकिन हम अगर दूसरी इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस संख्या को हम क्या करें कि 24 है 2 इंटू 27 भी लिख सकते हैं, 2 क्या है 2 की पावर 1 है, 27 क्या है 3 की पावर 3 है, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में हम घातों के रूप में लिख लेंगे। फिर उससे फैक्टर का रूल क्या है कि जो भी घात आएंगी अभाज्य गुणनखंड यहाँ होने चाहिए, यानी कि ठीक है ये अभाज्य में होने चाहिए, तो इनकी जो घातें आएंगी उनमें एक ऐड करेंगे, 1 में एक ऐड करेंगे 2, 3 में एक ऐड करेंगे 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर ये ऐसे लिखा हुआ है और अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे ही कुछ दे देंगे और पूछेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं अभाज्य संख्याओं में, लेकिन लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं में जितनी भी घात होगी तो पहली घात 1 है, दूसरी की घात 3, तो अभाज्य गुणनखंड कितने बन जाएंगे 4। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड टोटल 4 होंगे। या दूसरी तरीके से इस तरह से भी दे दिया जाता है कि 2 की पावर 3 दे दिया गया इंटू 6 की पावर 4 दे दिया गया, इस तरह से दे दिया गया। तो अब देखें तो ये तो अभाज्य में घात है, लेकिन ये अभाज्य में नहीं है, 6 एक भाज्य संख्या है, तो इसको हम अभाज्य में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और इंटू ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये 2 की पावर था तो 2 की पावर वाले ऐड कर देंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो घाते जुड़ जाएंगी, 7 आ जाएगा इंटू 3 की पावर 4। अब यह अभाज्य में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बेस जो है वो अभाज्य है। अब अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तो क्या करेंगे, इन दोनों घातों को ऐड कर देंगे, 7 + 4 यानी कि 11, तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फार्मूला है कि जब भी इस तरह से लिखा हुआ होता है, यानी कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट, इस तरह से वहाँ क्वेश्चन दिया होगा, वहाँ एक जगह कोई नंबर दिया हुआ होगा, कोई संख्या दी हुई होगी। तो इस तरह से पूछे और पूछेगा कि यहाँ पे लिख देंगे और पूछेगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और या फिर माइनस में लिख देंगे, तो प्लस में या माइनस में, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ ए का वैल्यू हम हमेशा एक या दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि लगातार हो, यानी कि जिनमें सिर्फ एक का डिफरेंस हो, यानी कि b और b प्लस वन, जैसे कि हो गया एक b है अगला b प्लस वन, ठीक है। तो ऐसे दो लगातार गुणनखंड कर लेंगे, ऐसे होने चाहिए। तो जब प्लस वाले की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये b प्लस वन इसकी वैल्यू हो जाएगी इसका आंसर, और अगर माइनस वाले के पूछा जा रहा है तो b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ हम 6 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि क्रमशः हो, यानी कि जिनमें सिर्फ एक का अंतर हो। तो जैसे कि 6 के ऐसे दो गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा b प्लस वन, यानी कि ये 2 है तो ये 2 प्लस वन है, ठीक है। ऐसे तो गुणनखंड कर लेंगे जो कि लगातार हो, क्रमशः हो, ठीक है। फिर अगर प्लस वाला है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, यानी कि 3 आ जाएगा। अगर माइनस में पूछा गया होता कि यानी कि जैसे कि अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 एंड सो ऑन इनफिनिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये छोटा वाला 2। तो प्लस में होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा b प्लस वन की वैल्यू, और माइनस में होगा तो b की वैल्यू यानी कि छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक और फार्मूला होता है, जैसे कि इस तरह से प्लस के लिए फार्मूला होता है कि जैसे कि सेम इसी तरह का दिया हुआ है और मान लो कि इस तरह के गुणनखंड नहीं बन रहे हैं, कोई ऐसी संख्या दी हुई है जिनके ये इस तरह से गुणनखंड नहीं बन रहे हैं, देन उसका हम फार्मूला होता है, उस फार्मूले रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है कि 1 प्लस 4a प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में रख के भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 की जगह यहाँ 8 दे दे, तो 8 के ऐसे कोई गुणनखंड नहीं होते हैं जो कि क्रमशः लगातार हो, जिनका अंतर 1 हो, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 4 हो सकता है जिनमें अंतर 2 का है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे गुणनखंड बनेंगे जो कि फॉलो नहीं करेंगे इस रूल को, इस जो मेथड था उसको, इसलिए इसको हम इस तरह वैल्यू रख के निकालेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले से भी इस तरह अगर पूछा गया है कोई क्वेश्चन तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है जब पूछा गया हो मल्टीप्लाई में हो, अभी प्लस या माइनस में थे अंडर रूट के अंदर, अभी मल्टीप्लाई में है कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ऐसे कर दिया हुआ हो तो अगर मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू क्या होगी, तो जब भी इनफाइनाइट टेंस होगा यानी कि इनफाइनाइट लिखा होगा तब वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी कि एक्स, अगर एक्स एक्स लिखा है तो एक्स आ जाएगा। जैसे कि एक्स की जगह अगर 2 लिख दें कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ऐसे आ जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि आंसर 2 आ जाएगा। तो सेम संख्या आंसर आ जाता है जब इनफाइनाइट टर्म्स हो, यानी कि लेकिन जब n बार हो, यानी कुछ निश्चित हो कि कितनी बार है, तो जैसे कि यहाँ x की जगह लिख दें कि 3 और यहाँ n की जगह लिख दें 11 टाइम्स यानी 11 बार। जैसे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 डॉट डॉट 11 बार, यानी कितनी बार ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, 11 बार, ठीक है। ये दिया हुआ है, तब फार्मूला क्या लगेगा, इनफाइनाइट के लिए तो हो जाएगा कि सेम आ जाएगा, लेकिन जब कुछ लिमिटेड हो कि कितनी बार है तब फार्मूला क्या लगता है, तो फार्मूला लग जाता है x की पावर 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि टोटल में -1 है, अपॉन 2 की पावर n, यानी कि बट्टे में 2 की पावर n। ये फार्मूला लगा के हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ 3 है x की जगह पर, तो यहाँ पे रख के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा, 3 की पावर और 2 की पावर n लिखना है, n क्या है, यहाँ n बार था, यहाँ 11 बार है, तो n की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 2 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर 11, ठीक है। 2 की पावर 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर, ऐसे ही होगा। बाकी 11 टाइम्स में हल करके जल्दी नहीं पूछते हैं, इसी तरह कुछ आंसर दिए हुए होंगे, या फिर इसको कम देंगे, जैसे कि इसको बोल दे कि 5 बार, ठीक है, या 6 बार 7 बार बोल दें, तो अगर 5 बार होता तो क्या आ जाता, 3 की पावर 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
तो यहाँ 3 और 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32 माइनस 1 अपान 32, यानी कि आंसर आ जाएगा 3 की पावर 31 अपान 32। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पूछेंगे, तो जब n बार हो, कुछ लिमिटेड हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। ठीक है, इसमें रख के हम फार्मूला वैल्यू निकालेंगे उस क्वेश्चन की। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं, दशमलव में संख्या दी हुई होती हैं और कुछ संख्याओं पर बार यानी कोई रेखा खींची गई होती है, रेखा कोष्ठक लगाया गया होता है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये रेखा किस लिए खींची जाती है? क्योंकि ये सेम रिपीट होता जाएगा, यानी 356 आगे फिर 356, तो जो संख्या रिपीट होती जाती है उसके ऊपर हम रेखा खींच देते हैं, या फिर पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि ये 356 ऐसे पॉइंट लगा के भी आ सकता है, या फिर तीनों के ऊपर रेखा खींच के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि इनको साधारण भिन्न में बदलने के लिए वहां बोलेगा क्वेश्चन में कि साधारण भिन्न में इनको कन्वर्ट करिए। तो साधारण भिन्न में इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो जब भी इस तरह दिया हुआ 0.356 और तीनों के ऊपर है, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हैं 356 लिख लेंगे और अपान में क्या कर देंगे, जितने भी संख्याओं के ऊपर रेखा खींची हुई है उन उतने ही टाइम्स 9 ले लेंगे। तीनों के ऊपर था तो 356 अपान 3 टाइम्स 9 लिख देंगे। ठीक है, देन इसके बाद जहां तक अगर कट रहा होगा तो हम काटेंगे, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो नहीं डिवाइड करेंगे। यानी कि अब ये भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके लिखेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा है तो सेम यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भिन्न में, साधारण भिन्न में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा यानी कि रेखा लगी होगी उतनी वो संख्या को ऊपर लिख लेंगे, जब भी 0 दशमलव के बाद लिखा हुआ हो। ठीक है, और नीचे उतने ही टाइम्स 9 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि लास्ट 0.356 है लेकिन केवल 56 पर लगा हुआ हो, रेखा खींची हुई हो, 3 पर ना हो, यानी कि इसमें 56 रिपीट हो रहा है। देन इसको हम साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरह पहले 356 तीनों को लिख लेंगे, देन जिस संख्या पर नहीं लगा हुआ है उसे लेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहले सभी संख्या लिख लेंगे, फिर जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, रेखा नहीं लगी हुई, उसको लेस कर देंगे, और अपान में पहले 9 उतने लिखेंगे जिनके ऊपर रेखा लगी हुई। तो 2 के ऊपर लिखी है तो डबल टाइम्स 9, और फिर जो एक संख्या बची जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, रेखा नहीं लगी हुई है, उसकी जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो जिनके ऊपर रेखा खींची हुई थी, बार लगा हुआ था, उनको हम 9 लिखेंगे, और बाकी फिर उसके बाद जिसके जितनी संख्याओं के ऊपर नहीं है उतने ही टाइम्स 0। एक के ऊपर नहीं था, एक बार 0। ठीक है, देन सॉल्व कर लेंगे, तो 3 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 353 अपान 990। ठीक है, ये आ जाएगी, साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगर डिवाइड हो रहा है किसी संख्या से तो डिवाइड कर लेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा है तो सेम इसी तरह लिख देंगे। ये हमारी साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है कि अगर इस तरह से पूछा गया है 1.356, तो 1 पॉइंट है तो 1 प्लस कर लेंगे। ठीक है, देन बाकी का सेम उसी रूल से, तो तीनों के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, रेखा खींची हुई है, तो 356 अपान ट्रिपल टाइम्स 9। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे, और या फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, देन निकालेंगे, यानी कि इसको साधारण भिन्न में इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा के ऐड करके देन अपान 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर ये डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर इस तरह से पूछा गया हो कि 1.4234 और 34 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, यानी कि 34 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के पहले 1 पॉइंट है तो 1 प्लस हो जाएगा। फिर इन चारों संख्याओं में क्या है, अंत की 2 संख्याओं पर लगा हुआ है, तो पहले तो चारों संख्याएं ले लेंगे 4234, फिर जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जिनके ऊपर रेखा नहीं खींची हुई है, उनको लेस कर देंगे, जैसे कि 42 लेस हो जाएगा। अपान पहले जिनके ऊपर लगी हुई है रेखा उनको हम उतने ही टाइम्स 9 ले लेंगे, 2 के ऊपर है तो 2 बार 9, फिर जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उनके उतने ही टाइम्स 0। ठीक है, तो इन दोनों के बाद जगह पर 0 आ जाएगा। फिर सेम उसी तरह सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस 42 लेस करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 42 लेस करेंगे तो आ जाएगा 4192 अपान 990। ठीक है, तो ये साधारण में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसको डिवाइड हो, डबल 0 था, इस अगर डिवाइड हो रहा था डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, और देन साधारण भिन्न में लिख लेंगे। तो ये प्रोसीजर होगा, इस प्रोसेस से हम इनको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे जब भी इस तरह से
दशमलव में संख्याएं दी हुई होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तो उनमें इस टाइप के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फार्मूले हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं अगर दी हुई हैं तो उनका योग कैसे निकालेंगे। तो उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं लास्ट वीडियो में हमने देखा था, नेचुरल नंबर्स क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो n प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 ... n तक। ठीक है, तो वहाँ n की जगह कुछ दिया हुआ होगा, जैसे कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्रथम 52 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि प्रथम 25 बोल दिया जाए तो यहाँ ... 25 टाइम्स आएगा, यानी कि 25 प्रथम 25, या वहाँ लिख के देंगे प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो 1 to 25 हो जाएगा। ठीक है, देन n की जगह क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 इंटू 25 प्लस 1 26/2। ठीक है, देन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग कैसे होंगे, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ... प्लस n का स्क्वायर, यानी कि n टाइम्स। ठीक है, वहाँ n की जगह कुछ वैल्यू दी हुई होगी कि जैसे कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो वहाँ n की मान दिया हुआ होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला हो जाएगा इसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वहाँ जो भी n की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे कि बोल देंगे प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2n, यानी कि 30 हो जाएगा, 2 इंटू 15 प्लस 1। तो इस तरह n की वैल्यू रख देंगे और देन सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा के देन डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... प्लस n का क्यूब। ठीक है, तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आ गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, जो कि उसका था n प्राकृतिक संख्याओं के योग का /2, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। तो वहाँ n की वैल्यू दी हुई होगी, जैसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग या प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो जो भी n की वैल्यू दी हुई होगी वो यहाँ पे रख के हम आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएंगी, पहली n प्राकृत संख्या कौन सी है, 2, देन 4, देन 6, यानी कि प्रथम से जो स्टार्ट हो n तक, यानी कि n हो जाएगा। ठीक है, तो इनका योग यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 2 से स्टार्ट होगी, 2 4 6 है, देन 8 और n तक। ठीक है, तो वहाँ n की वैल्यू दी होगी, जैसे कि पूछ लेगा कि प्रथम 16 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। ये होता है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला, और n की वैल्यू रख देंगे जो कि वहाँ दी हुई होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला। नेक्स्ट है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो पहली प्राकृत संख्या विषम कौन सी होती है, 3 1 3 5 7 ... n तक, और इनका योग का फार्मूला पूछा गया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो योग का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, वहाँ इनकी वैल्यू दी हुई होगी कि कितनी विषम प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे कि वहाँ दिया होगा कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ होगा, तो इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी इस टाइप से संख्याएं रिपीट होंगी तो वो 7, 11 और 13 इन तीनों से डिविजिबल होंगी,
और जब इस टाइप से संख्या रिपीट होंगी तो 7 और 13 से डिविजिबल होगी, और जब इस प्रकार से रिपीट होंगी तो 7, 11 और 13 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, इस तरह से रिपीट करके दिया हुआ होता है, फिर पूछा जाता है किससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे जिनमें ये 3 भी होंगे और कोई एक चौथा भी होगा, तो इन तीनों से डिविजिबल होगा, उस चौथे से नहीं होगा। इस तरह से किस तरह रिपीट होंगी, जैसे कि x x x 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो x की जगह कोई एक वैल्यू दे देंगे, जैसे कि 7 7 7 7 7। देन पूछेंगे कि ये किससे डिविजिबल है या नहीं है, तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से इन तीनों में से कोई एक होगा, तो इनमें से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि अगर इस तरह से संख्या रिपीट हो रही हो तो वो इन तीनों से हमेशा डिविजिबल होगी, 7, 11 और 13 से। ठीक है, इन तीनों से हमेशा डिविजिबल होगी। देन अगर इस तरह से रिपीट हो, जैसे कि x की वैल्यू हम 2 ले लें, y की 7, तो 2 7 2 7 2 7 2 7। ठीक है, इस तरह से अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो वो 7 और 13 इन दो संख्याओं से हमेशा डिविजिबल होगी। ठीक है, और देन अगर इस तरह से, जैसे कि x की वैल्यू हम 2 5 और 9 ले लें, और फिर से 2 5 9 ले लें, तो इस तरह से अगर रिपीट हो रही है तीन संख्याओं का ग्रुप बार बार, अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो किससे डिविजिबल होगा, तीनों से, 7, 11 और 13 इन तीनों से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भिन्न संख्याओं के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन में भिन्न संख्या दी जाती हैं, जैसे कि 2-3 भिन्न संख्या दी जाती हैं, फिर उसमें पूछते हैं कि कौन सी निम्न दी गई भिन्नों में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी या कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, अगर ये याद होंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है कि यह दी गई भिन्नों के हर समान है, यानी जो भिन्न दी गई हैं उनके हर अगर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि हर समान है, जैसे कि 2/7 दिया हुआ हो, 3/7, 5/7। ठीक है, ऐसे मान लो कि 3 भिन्न दी हुई हैं, इसमें पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, तो अगर हर समान है तो क्या कह रहे हैं कि अगर हर समान है सभी में तो सबसे बड़े अंश वाली, तो यानी कि ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, और तो इसी तरह क्या हो जाएगा, सबसे छोटे अंश वाली भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो सिंपल है कि जब भी कोई भिन्न दी हुई है उनके हर अगर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि यदि दी गई भिन्नों के अंश समान है, इस बार अगर अंश समान है तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे कि दिया हुआ है, इस बार अंश समान है सभी के, जैसे कि 5/2 दिया हुआ है, 5/7, 5/9, 5/3, ये भिन्न दी हुई है, सभी के अंश समान है। तो अब क्या कह रहा है कि जिसका हर सबसे छोटा होगा, यानी सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी, तो यानी कि सबसे छोटा हर किसका है, ये 2 है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी इन तीनों से बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका भिन्न, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसकी भिन्न जिसका हर सबसे बड़ा हो, क्योंकि सबसे छोटे अंश वाली भिन्न अगर सबसे बड़ी है, या सबसे छोटे हर वाली भिन्न अगर सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि अगर भिन्नों के अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न इन सब में सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है, यह दी गई भिन्नों में उनके हर अंशों और हरों का अंतर समान है, यानी कि अंश में जो संख्या लिखी हुई है और भिन्न में और हर में जो नंबर यानी जो संख्या लिखी हुई है उनका अंतर अगर समान है तो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। और कब, जब अंश हर से बड़ा हुआ हो, यानी जब अंश हर से बड़ा हो, तो अंश जब हर से बड़ा हो ऐसी कुछ भिन्न ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 5/3 और अंतर कितने का है, 2, और 7/5, 9/7, 13/11 ये दिया हुआ है। तो यहाँ अगर देखें तो अंश क्या है, सभी में हर से बड़ा है, यानी कि ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। और देन क्या है कि जो अंतर है वो सभी में सेम है, यानी कि 2 का अंतर अंश और हर में, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर और इसमें भी 2 का अंतर। तो रूल क्या है कि जब भी अंश और हर में अंतर क्या हो, समान हो सभी भिन्नों में, और अंश जो है हर से बड़ा हो, तब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे छोटा अंश किसका है, ये भिन्न का, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी।
ठीक है। और तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, तो सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी, सबसे बड़ी ये। ठीक है। तो रूल क्या था कि जब भी अंश और हर का अंतर समान हो भिन्नों में और अंश हर से बड़ा हो, तो सभी में क्या है, अंश हर से बड़ा है और अंतर सभी में सेम है अंश और हर का। देन रूल क्या था कि सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो सबसे छोटा अंश इसका है तो ये सबसे बड़ी होगी, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न इस तरह से हम निकालेंगे जब ये रूल फॉलो कर रहा हो। ठीक है। और नेक्स्ट है कि यदि दी गई भिन्नों में उनके हरों और अंशों का अंतर समान है तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। कब? जब अंश हर से बड़ा है, यहाँ बड़ा नहीं दरअसल छोटा होगा, जब अंश हर से छोटा हो। ठीक है। जब अंश हर से छोटा है। ठीक है। तो ऊपर वाले में बड़ा था, अंश हर से बड़ा था, यहाँ अंश हर से छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो क्या है कि अंश हर से छोटा होना चाहिए इस बार, और अंतर समान होना चाहिए, तो ऐसी भिन्न ले लेते हैं जैसे कि 2/4 या 2/5, 3 का अंतर है, इसी तरह ले लेते हैं 4/7 और 7/10, 11/14। तो सभी में अंतर देखें तो कितने का है, 3 अंश और हर का अंतर कितने का है, 3। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अंश हर से छोटा होना चाहिए, तो अंश हर से क्या है, छोटा भी है और अंतर भी सभी में समान है। तो अब क्या है कि अब सबसे बड़े अंश वाली संख्या और बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा कि सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी और ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या था, जब अंश हर से बड़ा हो और अंतर समान हो तब सबसे छोटे अंश वाली बड़ी होगी, और जब अंश हर से छोटा हो और अंतर समान हो तब क्या हो जाएगा, तब सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इनको एग्जाम्पल लेके आराम से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ताकि ये जो पॉइंट है इनके थ्रू जब भी भिन्न ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ऐसे ही लॉजिक लगते हैं वहां पे, देन आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे नंबर असिस्टेंट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आज हमने देखे एंड कुछ मेथड देखे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो से 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।